नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे में और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। जैसे कि हम हर बार इस एपिसोड में या फिर यूं कहें कि इस सीरीज़ में नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, नए गेस्ट को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और नए ही टॉपिक पर आपसे बातचीत करते हैं। तो आज भी हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तो चलिए, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं ऋषभ राजवंशी, फाउंडर ऑफ 3 डॉट्स फिनिट्यूड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, ma'am. Thanks a lot for having me here. बिल्कुल सर, प्लेजर इज ऑल आर्स। एंड आज का टॉपिक भी मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है एनएवी कैलकुलेशन पर। जी हाँ, तो सबसे पहले तो बात करते हैं एनएवी कैलकुलेशन की कि एक्चुअली एनएवी कैलकुलेशन जो म्यूचुअल फंड में होती है वो होती क्या है। ये बहुत बेसिक सवाल है सर, शुरुआत इसी से करेंगे। Thank you. So, NAV is a very much essential part of mutual fund investments. जो पर यूनिट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर आउटस्टैंडिंग। सो एसेट्स के अंदर हम कई सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लाइक मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो along with the accrued income जैसे कि डिविडेंड्स और इंटरेस्ट। फिर हम इसमें से लाइबिलिटीज को डिडक्ट करते हैं, जो भी फीस है, एक्सपेंसेस हैं, उनको हम डिडक्ट किया जाता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एनएवी इंक्लूड market fluctuations in the portfolio securities, incoming dividends and interest income. And deductions can be like management fees or any other investors redemptions or purchases. So this is about the NAV calculation. ओके। और सर, इसे कैलकुलेट करने का जो एनएवी कैलकुलेट की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है इंडिया में, और ये इन्वेस्टर्स को कैसे डिस्क्लोज की जाती है? Right. So mutual funds in India actually calculated on a daily basis after the market closed. Market closed at 3:30 p.m. Right. As per SEBI regulations, Security Exchange Board of India, the NAV must be disclosed on each fund's website, also on AMFI portal. AMFI portal is Association of Mutual Funds in India. टिपिकली 9 बजे तक हर फंड की एनएवी डिक्लेयर हो जाती है और लेटेस्ट बाय 11 पीएम ऑन द सेम डे, राइट। सो इस एनएवी के जो डिस्क्लोजर है, इन्वेस्टर्स को एग्जैक्ट एक रीजन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हमको नेक्स्ट डे पे क्या बाइंग करनी है या फिर क्या रिडम्पशंस करने हैं। सर, जब हम कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं, या मैं कहूँ जब निवेशक कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं, तो किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी हाई होती है, किसी की लो होती है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहले तो ये, और एनएवी म्यूचुअल फंड खरीदने के डिसीजन को कितना इम्पैक्ट कर सकती है इन्वेस्टर्स के? ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनफैक्ट ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन भी है हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के बीच में, कि हाई और लो एनएवी के बेस पर ये डिसीजन लिए जाएं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाई और लो एनएवी डज नॉट रिफ्लेक्ट द फंड्स परफॉर्मेंस। इंस्टीड इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स द पर यूनिट वैल्यू एट अ पॉइंट इन टाइम। टू फंड्स ग्रोइंग एट द सेम रेट डिलीवर द सेम परसेंटेज रिटर्न। आपने हमेशा देखा होगा कि ये ना, दो फंड्स हैं, उनका जो रिटर्न आ रहा है वो परसेंटेज टर्म्स में डिक्लेयर होता है, राइट। सो रिगार्डलेस ऑफ देयर एनईवीज, वी मस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस। फॉर इंस्टेंस, इन्वेस्टिंग 1000 rupee in a fund with 10 rupee NAV, 100 rupee NAV results in the same outcome if both gain 10%, right? Therefore, wise investment decision should be based on the fund's risk adjusted returns, portfolio quality, and the fund manager's track record, not just the NAV value. So we should always keep this thing in our mind. बट सर, ऐसा इन्वेस्टर्स को लगता नहीं है, क्योंकि जैसे कुछ बहुत अच्छी कंपनीज के फंड होते हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने फंड्स लॉन्च करती हैं। तो जितनी पुरानी कंपनी हो जाती है उसके फंड की एनएवी उतनी बढ़ जाती है, और फिर वो उतना हैवी हो जाता है फंड, तो लोगों को लगता है ये शायद ज्यादा अच्छा है। और जो कम एनएवी वाला नया फंड आया है, चाहे उसे एनएफओ कहें या फिर कुछ और की, अगर एक एनएफओ आया है कम एनएवी वाला, तो हो सकता है उसका प्राइस रिकॉर्ड, जो पुराना रिकॉर्ड है वो नहीं है, उसकी वजह से लोगों के डिसीजन पर इम्पैक्ट पड़ता हो। तो इस बायसनेस से निकल कैसे सकते हैं सर? मैम एक्चुअली इस बायसनेस को हमको खुद को नहीं देख करके किसी एक्सपर्ट के साथ
हमको इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि किसी भी फंड का जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस हमेशा है ना डिपेंड इस बात पर करते हैं कि वो फंड का साइज क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट, जिसको हम AUM भी बोलते हैं। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनके एनएवीज आपको आज थाउजेंड्स में मिलेगी, और अब नए नए NFOs आते हैं, न्यू फंड ऑफर्स, जिसमें आपको 10 रुपये NAV पे वो फंड मिल रहा है। हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन दैट जिनका NAV अब थाउजेंड्स में चला गया है वो फंड्स परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दिस, ऐसे फंड्स का जो TER होगा, टोटल एक्सपेंस रेशो, वो आपको हमेशा देखने में कम मिलेगा। आपको उनकी जब फैक्ट शीट्स आप देखोगे तो वो कम आपको मिलेगी एज कंपेयर टू द न्यू NFOs, राइट। हमेशा फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त हमको ये देखना चाहिए कि उस फंड का पोर्टफोलियो क्या है, वो किन किन सेक्टर्स में, किन स्ट्रेटजीज में फंड्स को इन्वेस्ट कर रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट दैट फैक्टर रादर देन ऑन। बिल्कुल सर। सर, कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जैसे एक एनएवी बेस्ड प्राइसिंग होती है और दूसरी होती है एंट्री लोड बेस्ड प्राइसिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली? राइट। So certainly, NAV based pricing, investors buy and sell mutual fund units at the declared NAV price without any additional upfront charges. This is the prevalent model in India today. Earlier, under entry load based pricing, a certain percentage was charged when purchasing fund units, right? Reducing the actual investment amount, right? So वो पहले हुआ करता था। अब हम लोग NAV बेस्ड प्राइसिंग पर, उस मॉडल पर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, entry load of 1%, 10,000 on rupees 10,000 meant only 9,900 rupees was invested. SEBI has now abolished this entry loads in 2009 to protect the investors' interest and enhance transparency. Presently, the pricing is strictly NAV based, and only exit loads may apply in some cases, right? So we should always take care of this method while investing our funds. Yeah. बिल्कुल सर। सर, डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं एनएवी को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिविडेंड्स की बातें हमेशा करते हैं कि हमको डिविडेंड भी चाहिए रहता है, लेकिन हमको इसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। When a mutual fund pays a dividend, the NAV is actually reduced by the same amount, since the cash outflow lowers the fund's net assets, right? From a tax perspective, under the current taxation regime in India as of 2025, dividends are taxed in the hands of investors, right? They are added to the individual's income and taxed as per their slab rate, right? So this is the current tax applicability here. Yeah. बिल्कुल सर। सर, आपका काफी लंबा करियर रहा है। आपने करीबन 20 साल बैंकिंग और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में गुजारे हैं। तो ऐसे में इतने लंबे करियर में अब जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट में कहीं या किसी भी चीज में, जो एआई आ गया है या जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें जो बदलाव हुआ है, आप उसे कैसे देखते हैं? Yes, so now everywhere and everyone is talking about the artificial intelligence, right? And it is important that we include this factor in our day-to-day life. And wealth management is also important when we talk about AI thing. See, there is one thing which is, very much important in our daily lives, and that is emotional quotient, right? हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो इस एंगल से करते हैं कि हम अपने यू नो जो भी हमारे पूंजी है, उस पूंजी को हम अपने भविष्य के लिए सेव करें, अपने परिवार के लिए सेव करें। कई सारे फैक्टर्स को अगर हम साइड में भी रख दें तो हमको एक चीज ये देखने में आती है कि एक इमोशनल कोशेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट हर इन्वेस्टमेंट्स के साथ अटैच रहता है। एआई के अंदर कई बार ऐसा हमने देखा है कि वो फैक्टर कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वी ऑलवेज कीप वन प्रोफेशनल एडवाइजर बाय आवर साइड,
right? So that we can take advice and then invest accordingly. बिल्कुल। और सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपने तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे मार्केट में, ऑब्वियसली जो इतना लंबा समय आपने गुजारा है इस इंडस्ट्री में, उसको देखते हुए आप इस वक्त जो यंग इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? See, it is really important. In fact, just 10-15 days back, we had one, community meet with young investors, and categorically we invited boys and girls with the age of 25 to 35. Hmm. They are actually, the young generation which will drive India economy in coming months and years. They cannot put their money on stake just like that. Why? Because quick money is something which everyone wants in today's time, कि जल्दी से बस पैसा बन जाए हमारा, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड्स हो। लेकिन ये कोई एक बहुत आसान चीज नहीं है। एक सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को डिमांड करती है, एंड दैट इज डिसिप्लिन। सो यंग जनरेशन को अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग, एंड यही एक फैक्टर है जो उनको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे लेकर के जाएगा। सर आपने बहुत अच्छी इंसाइट शेयर की, और यंग इन्वेस्टर्स को या फिर जो हमारे निवेशक हैं उनको जो आपने सलाह दी है वो भी उनके बिल्कुल काम की है। सो थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, और एनएवी पर लोगों को ये समझाने के लिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और एक्चुअली वो कैसे काम करती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू मैम, थैंक्स। अभी हम अलविदा लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि फाइनेंस के फंडे में कुछ और डिस्कस करके और किसी एक नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फाइनेंस के फंडे।